सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स डू इट। ओके, सो मैंने आपको पूरी की पूरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पूरी थ्योरी अभी तक पढ़ा दी है। ठीक है, अब आज हमारा क्वेश्चन सेशन है और आज पूरा का पूरा आज हम क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन, स्टार्टिंग एनसीईआरटी से एंड देन पीवाईक्यू एंड देन कुछ क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के। देखो, पहली बात मानो पेशेंस रखो। ठीक है, पहली बात तुमको क्या रखनी है? पेशेंस। आजकल के बच्चों में बहुत कमी होती है इस चीज़ की। एक बार में उन्हें साइंटिस्ट बन जाना है और आइंस्टीन भी। तो रिपीटेड रिवीजन, मंत्रा यही है, रिपीटेड रिवीजन। जितना बार रिवीजन करोगे उतना तुम्हें फ़ायदा है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नोट्स बनाए हैं उसको बार बार देखो। और मैथ्स तो मान लो कि रोज़ 1 घंटा तो बनाना ही है। हो सकता है एसएसटी एक दिन ना पढ़ो, हो सकता है साइंस एक दिन ना पढ़ो, हिंदी इंग्लिश भी छूट सकता है 1-2 दिन, पर मैथ मत छोड़ना। जहाँ एक दिन छूटा दूसरे दिन फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगर 80 में 80 नहीं 75 प्लस ही टारगेट कर रहे हो, जिसको लग रहा है कि भाई मेरे 9th में 45 ही हैं 80 में, मुझे अच्छा स्कोर करना है, 75 स्कोर करना है, 70 अबव स्कोर करना है, तो यही है, यही तरीका है। आप रिपीटेड रिवीजन स्टार्टिंग से एंड तक लगे रहो बिल्कुल। ठीक है, हार नहीं मानना है। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से देखो। लास्ट में कुछ नहीं होता है कि लास्ट में 1 महीने में देख लेंगे। ठीक है, वो बाद में फिर उनका रिजल्ट ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लगे रहो। और अभी मैं एनसीईआरटी कराऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के तो नहीं कराऊंगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है सारे कराऊंगा, ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए और हमने जितना पढ़ा है वो सब हमारा कवर हो। ठीक है, वही सारा थ्योरी है बिल्कुल, और कुछ नहीं हो सकता थ्योरी। आपने नोट्स बना लिए हैं, उसको आप नोट्स की कॉपी अलग रखो, ये थ्योरी वाली। ठीक है, और जितनी भी ये सारे क्वेश्चन आप लोग करते हो, ठीक है, एक होता है बहुत जल्दी जल्दी में करना, जल्दी जल्दी में करना। ठीक है, वो सब रफ में किया करो, वो आपकी प्रैक्टिस में आएगा। लेकिन फॉर्म वॉर्म कुछ हो तो वो सब बिल्कुल अच्छे से लिखा करो, ताकि जब आप रिवीजन करो तो वो आपका काम आए। ठीक है, चलो अब मैं सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज 3.1 से ले रहा हूँ। ठीक है, 3.1 का दूसरा नंबर, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन का दूसरा वाला। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी होगा, खोल लो और बगल में लेके बैठा हूँ। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा नहीं। ठीक है, आप बस इसका देखना कि मैं कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि तरीका, मेथड, वही इम्पोर्टेंट है। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, किस तरीके से अप्रोच करना है किसी क्वेश्चन को। अप्रोच, व्हाट इज़ द थिंकिंग, सोचना क्या है। क्योंकि एक बार में जब आपको पता चलेगा कि थिंकिंग क्या है आपकी, आप कैसे प्रोसीड करोगे किसी क्वेश्चन को, एक बार में सॉल्व होगा और सही सॉल्व होगा। ठीक है, गलत होने के चांसेस हैं ही नहीं उसमें, और आपको कॉन्फिडेंस भी देकर जाएगा। ठीक है, और जब इसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा तो ऑटोमेटिक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा और आप बिल्कुल फ्लो में सॉल्व करोगे सब चीज़। ठीक है, इसलिए थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले इसमें भी सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। कंप्लीट रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, कंप्लीट रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डायग्राम भी है तो आपको पहले डायग्राम भी देखना है साथ में ही। अभी पेन और वो मत उठा लेना। ठीक है, जब तक फुल स्टॉप ना आए तब तक रुकना मत, पूरा पढ़ना, डायग्राम देखना। अगर ऑप्शन भी है उसमें तो ऑप्शन भी पढ़ना है तुम्हें। बिना पढ़े ऑप्शन पेन लेके चालू मत हो जाना, बिना डायग्राम देखे तुरंत चालू मत हो जाना। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना, डायग्राम देखना, और डायग्राम है तो ऑप्शन है तो ऑप्शन भी देखना, एंड देन इस पर आना कि वो किस चीज़ से रिलेट कर रहा है। अगर तुम्हें बाइफरकेट करना है तो बाइफरकेट कर लो कि कौन से चैप्टर से है, क्योंकि जैसे ही तुम ये चैप्टर पता कर लोगे तुम जनरल से स्पेसिफिक में पहुंच जाओगे। अब तुम्हें पूरा मैथ बुक नहीं खगोलना है, अब बस वही तुम्हें एक चैप्टर बस देखना है कि उस चैप्टर में तुमने क्या क्या पढ़ा है। ये मैंने उसके लिए बता रहा हूँ जिसको कन्फ्यूज़न हम होता है, हमेशा के लिए, हमेशा कन्फ्यूज़न होता है जिसको कि भाई ये किधर से इधर से इधर से उधर से फलाना चिलाना क्या हो गया नहीं हो गया। ठीक है, ये उसके लिए है। आप जनरल से स्पेसिफिक में पहुँचो। ठीक है, आप चैप्टर पहचानो एंड देन जंप करो उस चैप्टर में। नहीं कुछ समझ आ रहा है फिर भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, सारे फॉर्मूले बगल में एक जगह लिख के रखो। उसके बाद देखो कि क्या इसमें से हो रहा है। ये एंड है बिल्कुल, कि अब बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो फॉर्मूले बगल में लिख के रखोगे ना, तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ही उसमें, उससे बाहर तो आएगा नहीं कुछ। ठीक है, फॉर्मूला और थिंकिंग। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन और उसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen। सीधी सी बात है, मैंने पूरा क्वेश्चन फुल स्टॉप जब तक ख़त्म नहीं हुआ मैं रुका नहीं, मैंने पूरा पढ़ा, समझ में आ गया। मेरे पास 2 चीज़ें हैं, पेंसिल और पेन।
यही हमारे वेरिएबल हैं, यही हमारे क्या हैं, वेरिएबल हैं। आइडेंटिफाइंग वेरिएबल, वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लिया। कौन कौन से हैं, 2 हैं अपने पास, पेंसिल है और पेन है, ठीक है। कह रहा है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है, दोनों का कॉस्ट मिला के 50 है। रियल लाइफ एग्जांपल, आप जाते हो दुकान में ख़रीदने, उस हिसाब से वो काम कर रहा है, ठीक है। 7 पेंसिल और 5 पेन का 46 है, 46 है। कह रहा है 1 पेन और 1 पेंसिल का बता दो, ठीक है भाई। चलो मान लिया 1 पेन का दाम रुपीज़, अच्छा हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूँ ना, बोलोगे सर हम लोग तो CBSE बोर्ड वाले हैं। ₹X, ₹Y, किसका, 1 का। 1 पेंसिल की कीमत ₹X, 1 पेन की कीमत ₹Y। अगर 1 पेन की कीमत पेंसिल की X है तो 5 पेंसिल की कितनी होगी भाई, ये यूनिटरी मेथड सबको पता है। और 7 पेन की कितनी होगी, 7Y। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना है बता रहा है, ये कह रहा है ₹50 है दाम, ठीक है, ₹50 है। ये हमारा पहला इक्वेशन बना, ठीक है। देखो 5X + 7Y = 50, पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। दूसरे में कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन। अब पेंसिल 7 हो गया है, ठीक है, तो 7 पेंसिल है तो 7X, अब 5 पेन है तो 1 पेन का Y है तो 5 पेन का 5Y सर जी 46। ये सब क्वेश्चन में दे रखा है ना। अब तुम्हारे पास 3 मेथड है। हाउ मच मेथड यू हैव, 3 मेथड, ठीक है। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऐसे में तुम अगर ग्राफ पेपर, अगर क्वेश्चन में बोला है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने तो ही ग्राफिकल यूज़ करना, अदरवाइज उसमें एलिमिनेशन यूज़ कर लेना या फिर सब्स्टिट्यूशन कर लेना, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोला है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, तब तो वही तरीका यूज़ करना और कुछ नहीं। एलिमिनेशन पता है, सब्स्टिट्यूशन पता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक जगह से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल करके दूसरे वाले इक्वेशन में रखते हैं, एलिमिनेशन में एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। मैं इसमें एलिमिनेशन यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है 5x 7y और 7x 5y हो जा रहा है, ठीक है। तो चलो एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट करेंगे कैसे, आ जाओ एलिमिनेट भी करने के बताता हूँ, ठीक है। देखो ये 5 दिख रहा है और ये 7 दिख रहा है, ठीक है। एलिमिनेट मैं y को करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस पूरे को 5 से और इस पूरे को 7 से, ठीक है। चलो करते हैं, पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, ये सब लिखना एग्जाम में, मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय 5, मैं लिख के एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज जब प्रैक्टिस करनी हो ये सब ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड सेकेंड बाय 7, तो हमारे पास क्या है 25x + 35y = 250, ठीक है। और 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, 49x + 35y = 7 7 42 के 2 हासिल 7 7 चौके 28 4 32, ठीक है। 7 42 के 2 हासिल 4 7 चौके 28 4 32, ठीक है, हिंदी में सही है। अब देखो ऐड करना है माइनस करना है, ये कैसे पता चलेगा, हमें एलिमिनेट क्या करना है, y। देखो ये प्लस 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 है, दोनों का साइन सेम है। अगर माइनस माइनस भी रहता ये दोनों का तो भी हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, प्लस प्लस भी है तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2, ये हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन 1 है, मॉडिफाइड इक्वेशन 2 है, ठीक है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे। मैंने पहले ही बोला साइन पहले लिख लेना, बाद में माइनस वाला ऑपरेशन करना। ऐसा ना हो कि पहले साइन यहाँ लिख करके इसमें घटा रहे हैं फिर बाद में कर रहे हैं तो कहीं भूल जाना कहाँ साइन क्या देना था। पहले तीनों साइन लिख लेना, करने पर क्या आ रहा है उसके बाद करना। तो ये चल जाएगा 24x हो जाएगा माइनस का, ये तो ख़त्म हो जाएगा 0, ठीक है, = 250 में 322 घटा दो कितना बचेगा, 50 20 70 तो 72, माइनस का 72, ठीक है। तो 24x बराबर क्या आ गया 72, माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। x बराबर 72/24, 24 3 जा 72 होता है, ठीक है। तो x क्या था हमारा, कॉस्ट थी किसकी, पेंसिल की कॉस्ट थी, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या थी, x थी। तो हमारा पेंसिल का कॉस्ट क्या निकला है ₹3, ठीक है, पेंसिल का निकल गया। एग्जाम में ये निकलने के बाद ऐसे घेर भी देना, ठीक है, पेंसिल = ₹3। सर आपने फिर से
हिंदी में लिख दिया, लो इंग्लिश मीडियम ₹3। ठीक है, अब x निकल गया तो y रख लो, किसी भी इक्वेशन है पहले वाले में ही रख लो, 5x + 7y = 50 में। ठीक है, x की वैल्यू 5 × 3 + 7 × y = 50, तो 7y = 50 - 15, y = 35/7, y की वैल्यू कितनी आई 5। तो पेन की कीमत कितनी हो गई y, जो किसके बराबर था ₹5। ऐसे घेर दिया। ठीक है, और जब भी घेरो एग्जाम में बगल में आंसर लिख दो जब तुमने निकाला है आंसर जहाँ पे। ठीक है, ये दोनों तुम्हारे आंसर हैं। ठीक है, यही आंसर था। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन स्टिल कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ये सब बनाना ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इस सबसे बूस्ट होता है। अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, PYQ भी देखेंगे, जो आजकल CBSE ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब वो ईजी नहीं आते हैं अब। ठीक है, चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, 3.1 एक्सरसाइज का ही। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में मैथ कम है और इंग्लिश ज़्यादा है। ठीक है, तो अपनी इंग्लिश भी डिसेंट ही रखना थोड़ी, ऐसा नहीं कि पूरा इंग्लिश में बेकार ही है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन पढ़ के समझ में आए वो कहना क्या चाह रहा है, पता चला इक्वेशन ही नहीं बना पा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक, जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए, डायग्राम ना हो जाए, कोई ऑप्शंस हैं, जब तक कुछ नहीं है तब तक पढ़ो पूरा क्वेश्चन। मैंने वो काम कर दिया। ठीक है, मुझे बस इतना समझ आ रहा है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है कुछ, जिसमें लेंथ और ब्रेथ कुछ है, और मुझे बोला है लास्ट में डायमेंशन निकालने। चलो हो सकता है एक बार में पूरा नहीं समझ में आया, इतना तो समझ में आया ना कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें कुछ लेंथ और ब्रेथ कुछ तो कहा है इसने। ठीक है, ये पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। अगर ऐसा कुछ फिगर दिखे कि रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल व्रैंगल चीज़ बन रही है, सर्कल बन रहा है, तो डायग्राम बनाना है एग्जाम में तुम्हें। ठीक है, जिसमें तुम्हारा ये लेंथ होता है, ये विथ होती है। ठीक है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। और डायग्राम, ये वर्ड है ना, कौन सी लाइन है, पीपल रीड इमेजेस बिफोर दे रीड टेक्स्ट। तो एग्जामिनर भी अगर डायग्राम देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि बच्चे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसको समझ में आ गया क्या क्या कैसे, उसमें अगर तुमने लिख दिया सब कुछ। तो पहले आप इमेजेस को पढ़ते हो, जाते हो ना मंदिर इमेजेस रहते हैं, बहुत सारा चीज़ भी लिखा रहता है, कौन पढ़ता है, कोई नहीं, बस इमेजेस देख के वहाँ फोटो खिंचाते हैं, इमेजेस को देखते हैं उसमें। ठीक है, तो पीपल सबसे पहले उनका पहला इंप्रेशन इमेज पर जाता है, किसी भी इमेज पर। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। क्या कह रहा है, जिसका लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ है। तो मानेंगे क्या, विथ मेरा क्या है, जो हमने माना है b। कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर देन द विथ, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विथ। तो ये b मीटर में ही मानना, क्योंकि अगर 4 मीटर है तो b मीटर है, तो मीटर मीटर ही ऐड होगा और कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये भी मीटर में ही आएगा, टोटल लेंथ ये हो गया। अब कह रहा है हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, लिखो, नहीं कुछ समझ में आया तो ऐसे लिखो, 2 × L + B। और हाफ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बाय 2 = L + B। ठीक है, ये हो गया अपना हाफ द पेरीमीटर। बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर। देखो मैं क्या करता हूँ, अगर समझ नहीं आता तो रिपीटेड टाइम्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ो, ऑटोमेटिक वो समझ में आएगा। पेशेंस रख के आराम से। ठीक है, कोई आइंस्टीन नहीं हो तुम, ना मैं हूँ, ना कोई यहाँ पे पैदा नहीं होता है आइंस्टीन। आइंस्टीन आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। ठीक है, दे आर मेड बाय कंटिन्यूस प्रैक्टिस। देन इट्स विथ इज 40 मीटर, मतलब इसकी वैल्यू कह रहा है पेरीमीटर बाय 2 = L + B, कह रहा है वो 36 मीटर है। कितनी है, 36 मीटर है। इसकी वैल्यू कह रहा है वो 36 मीटर है, L + B। ठीक है, चलो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन तुम्हारे पास यहीं पर है, देखो L = B + 4। क्या कह रहा है, L = B + 4। ठीक है, L = B + 4 है तो काम खत्म। ये सेकेंड इक्वेशन ले लो। ये टाइप सब्स्टिट्यूशन हो गया कि तुमने L को B के टर्म में निकाला है, और फिर ये तुम अपर वाले इक्वेशन में रख दो, काम खत्म। तो 36 = B + 4 + B, ये देखो ये L है टोटल। ठीक है, L की जगह मैंने ये रखा है, तो 36 - 4 = 2B, 32 = 2B, B = 16 क्या, मीटर। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट,
ठीक है, इन सब में भी मार्क्स कटते हैं। बहुत कोई होते हैं ना वो पूरा बना के आते हैं, उनको लगता है सब चीज़ सही है, एग्जाम हॉल से निकलते हैं बिल्कुल 80 में 80, फिर जाके पता चलता है नहीं मीटर नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था, तो वो 78 हो जाता है, 79 हो जाता है लास्ट में। ठीक है, तो एक तो विथ निकल गया तुम्हारा, लेंथ निकाल लो। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया। इस क्वेश्चन में कुल मिला करके ना थोड़ा वर्ड का हेरा फेरा था और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो ये भी हमने एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया है। चलो दूसरा क्वेश्चन इसमें से कौन सा देखें, 7 नंबर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, सॉरी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। देखो कितना बढ़िया है क्वेश्चन। जब तुम ग्राफ बनाओगे, जब ग्राफ बनाओगे तो उसमें दो लाइन तो आएगी। कोई भी ग्राफ बना, मान लो ये तुमने, इसमें क्या है बता दे रहा हूँ, दो इक्वेशन है, मैं ये सॉल्व करूँगा बट स्टिल मैं एक बता दे रहा हूँ। +1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, कुछ भी बनेगा। मान लो ग्राफ ऐसा वैसा बन गया ग्राफ, इस लाइन का ये वाला बना और इस लाइन का ये वाला बना। ठीक है, आया तो उसके बाद क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बनाया, देखो ट्रायंगल कौन सा बना दिखा रहा हूँ, ट्रायंगल ये गया, ये गया, ये गया, क्या बनाया, ये ट्रायंगल बनाया। वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन ने जो मिलके जो ट्रायंगल बनाया है उसका कह रहा है वर्टेक्स निकालने के लिए। ठीक है, और शेड कर रहा है ट्रायंगुलर रीजन को करने के लिए। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, ग्राफ पे दोनों लाइन को प्लॉट करना है। ठीक है, जब प्लॉट करने का तरीका बताया है आपको। ठीक है, कैसे प्लॉट करना है, वही तरीका है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। पहला इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखने के बाद हमारे पास वही तरीका है। ठीक है, एक बार x इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार y इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, कर दिया। जब x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी कुछ, और जब y 0 रखेंगे तो कुछ x की वैल्यू आएगी कुछ। ठीक है, दो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ये x0 कॉमा जो y की वैल्यू आएगी वो रख लेना। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ आएगी और जो 0 रखोगे यहाँ निकलेगी। तो ये पॉइंट जो निकलेगा ये काम करेगा इस वाले इक्वेशन को लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए। किस में, लाइन में। इस वाले इक्वेशन को करेगा ये रिप्रेजेंट किस में, लाइन में। लाइन तुम ड्रॉ कर लेना। ठीक है, उसके बाद तुम दूसरा इक्वेशन उठाना, ये वाला इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12, ये इक्वेशन उठाना बिल्कुल आराम से। इसमें और कुछ कर, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, मुझे तो उसका कुछ दिख नहीं रहा है दिमाग का काम। x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0 से y कुछ आएगा और y बराबर 0 से x कुछ आएगा। ठीक है, पॉइंट मिल जाएगा एक और दो पॉइंट से कितनी लाइन पास करती है, सिर्फ सिंगल लाइन पास करती है। ठीक है, इसके लिए भी ग्राफ बन जाएगा। दोनों लाइन लेना, ग्राफ बनाना, उनका इंटरसेक्शन निकाल लेना, यहाँ पर कुछ आएगा तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये तीनों कोऑर्डिनेट पता चलेंगे। और इसको एरिया को शेड करने बोला है बस, और कुछ नहीं करने बोला है। तो यही है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा। चलो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। अब देखो ये एग्जाम्पल 7। ठीक है, ये कह रहा है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। रेलवे लाइन देखी है आपने, रेलवे लाइन होता है ना, किसी जंक्शन से आप निकलते हो, कोई बड़ा जंक्शन है, क्यूल जंक्शन है, जैसे बिहार में है क्यूल जंक्शन। ठीक है, या फिर कोई भी लखनऊ सेंट्रल हो गया। ठीक है, वहाँ पर कोई जंक्शन है तो क्या होता है, जंक्शन पर एक रास्ता इधर की तरफ जा रहा होता है, एक रास्ता इधर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन से इस रेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल 7 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 7 की बात कर रहा हूँ मैं इस चैप्टर में, पेज नंबर 32 पर। इसमें कह रहा है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 विल द रेल क्रॉस ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या नहीं। तो एक रेल का इक्वेशन ये है और एक रेल का इक्वेशन ये है। कह रहा है कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या नहीं, पूछ रहा है आपसे करेंगे या नहीं। सबसे पहले तो आप करेंगे या नहीं का आप आंसर दोगे। उसका क्या मतलब, अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे मतलब एक पॉइंट पर कहीं वो मीट करेंगे। मीट करेंगे मतलब क्या होगा, उनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। तो आप चेक कर लो कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट का आपको इक्वेशन पता है, क्या करते हैं,
अगर वो एक दूसरे को कहीं क्रॉस करेंगे तो उसके लिए आपको पता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और आपने जब ये निकाल लिया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, आप आराम से उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो कि भाई कहाँ पर ये क्रॉस करेंगे। बस सो सिंपल। ठीक है, तो ये पूछा है तो ध्यान रखना, ये भी आपको निकालना है, विल द रेल क्रॉस ईच अदर और नॉट। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 3.2 की तरफ पढ़ते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.2 की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा ये मैंने क्यों ले लिया, चलो एक्सरसाइज 3.2 कह रहे कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करना है। ठीक है, तो इजी बीजी तो ऊपर रखे हुए हैं, इजी बीजी हटाओ, एक आ जाओ पॉइंट वाले पे, बढ़िया मज़ा आएगा पॉइंट वाला सॉल्व करने में। मतलब देख के आपको डर ना लगे कि क्या नंबर सा दे दिया है, कई बार नंबर देख के भी डर लग जाता है, होता है ना कई बार आंसर पॉइंट में 0.32 का कुछ करके आने लगता है तो डर लगता है कि सही आया है गलत आया है। तो अगर सही करोगे तो सही ही आएगा 2.3। ठीक है, चलो इसको करने के ना बहुत तरीके हैं, मतलब तरीके तो हैं ही, बट हम जाएंगे सबसे सिंपल तरीके से। कई बार होता है पॉइंट वाला फोबिया हो जाता है कि पॉइंट देख लिया तो क्या हो गया, तो मैं करूँगा सिंपल कि आप ये काम भी कर सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं उनके लिए जिनको डर लगता है ऐसे देख करके। ठीक है, अगर मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा है तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। देखो 2/10 0.2 होता है, 3/10 0.3 होता है, और 13/10 1.3 होता है। सिंपल सा है, नीचे का 10 सबसे हट जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लो, हट जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो इस इक्वेशन को 2x + 3y = 13 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लो। जिसको डर लगता है पॉइंट वाले में मल्टीप्लाई करने में, इससे क्या होगा, गलतियाँ भी कम होगी। कई बार होता है पॉइंट मल्टीप्लाई करते हो गलत मल्टीप्लाई हो जाता है। 0.2 × 0.5 1 लिखने कितना आएगा, 0.2 × 0.5 0.1 आएगा, है ना। कोई 1 लिख दे, क्या पता चला वहाँ पे। ठीक है, तो वैसे गलती हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, कहाँ गया हमारा दूसरा इक्वेशन है ना, सॉरी मैं कहाँ ढूंढ रहा था इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन को भी वैसे ही लिखेंगे, 4x + 5y, देखो 10 नीचे का सबका हट जाएगा, = 23। अब हमारा ये सिंपलर फॉर्म में दिख रहा है वैसा जैसा आपने देखा था इसको। ठीक है, सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं भाई। पहले वाले से x निकालेंगे y के टर्म में, पहले वाले से तो 2x = 13 - 3y। ठीक है, x = 13 - 3y/2। सब्स्टिट्यूट करना है तो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट फिल्डर तो आप पता ही होगा, सब्स्टिट्यूट फिल्डर कर रहे हैं, x की जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इसको भेज दिया फील्डिंग करने के लिए। ठीक है, अब ये फील्डिंग सेट करेगा किसकी, x की। चलो x की फील्डिंग सेट कर देते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में। 4 × x की वैल्यू क्या है, देखो एक और चीज़ कैच, ऑलवेज यूज़ द ब्रैकेट। अगर आप ऐसे इक्वेशन लिख रहे हो तो x की जगह पे आप ये पूरा का पूरा टर्म लिख रहे हो, ये पूरा का पूरा टर्म, तो ऐसे ब्रैकेट यूज़ किया करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। कई बार आप सिर्फ 13 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो और निकल लो, और 3 आपका छूट जाए बाहर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल ही स्पेसिफिकली पता चलेगा कि 4 से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, = 23। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अब सॉल्व करो। 2 × 4 4, 2 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, 13 × 3 = 26 - 2 × 6y + 5y = 23। ठीक है, सीधी सीधी बात है। 26 - 23 इधर लेते आओ, इसको 6y उधर -5y = y हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन में तो बिल्कुल पेन चला के जितना फास्ट कर सकते हो। ये तुम्हारा अभी के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। अगर कोई तुम में से है जो जेई मेन जेई एडवांस देने वाला है तो कैलकुलेशन में तो एकदम आगे रहो। ये नहीं कि एक एक चीज़ लिख करके करना पड़े वहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस में गलती कर रहे हैं, इक्वलिटी का इस साइड भेज रहे हैं, साइन नहीं पता चल रहा है क्या करना है, एक एलसीएम लेने नहीं आ रहा है, तो वो सब बिल्कुल अलजेब्रा एकदम क्लियर रखो। 7 और 8 की एकदम इतनी सॉल्व करो ना, क्लास की प्रैक्टिस की बिल्कुल तगड़ा रहे अलजेब्रा। ठीक है, वाई की वैल्यू निकल गई, वाई की वैल्यू 3 निकल गई है ना, 26 - 23 पुट कर दो उसमें। x = 13 - 3y/2, 13 - 3 × 3 /
2, 13 माइनस 9, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। तो x बराबर 2 एंड y बराबर 3, दिस इज आवर आंसर। घेर देना और आंसर लिख देना, ठीक है। नाउ अब एक अंडर रूट वाला ले लो, कौन सा है, 5 नंबर, एक्सरसाइज 3.2 का 5 नंबर, फर्स्ट का 5, ठीक है, फर्स्ट का रोमन में जो 5 लिखा है वो ले रहा हूँ। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 3x प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। किससे करना, सब्सटीट्यूशन से करना। सब्सटीट्यूशन में भी वही करेंगे जैसे करते हैं, देख के डरना नहीं है कि अंडर रूट आ गया, बिल्कुल वही काम जो पहले से करते आ रहे हैं, जैसा हमने देखा है पहले में से x की वैल्यू y के टर्म में, ठीक है। अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ठीक है। x की वैल्यू y के टर्म में हमने निकाल ली। अब यही x की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे। दूसरा हमारा क्या, अंडर रूट 3x, क्या है हमारा, अंडर रूट 3y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ये माइनस भूल मत जाना, ठीक है, माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया, निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर दिक्कत क्या है, तो माइनस 3y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। साफ दिख रहा है y की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पर से, ठीक है, y की वैल्यू 0 ही आने वाली है और कुछ नहीं आएगी। तो y कॉमन ले लो, माइनस 3y रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ये कुछ ना कुछ तो देगा ये वैल्यू, ठीक है। तो क्या 0 होना पड़ेगा तुमको, y इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो y की वैल्यू 0 आएगी, y की जब वैल्यू 0 आएगी तो x की वैल्यू भी 0 ही आएगी। x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 है। इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई भी कर लो, देखो x और y दोनों 0 0 रखो ऊपर और नीचे में, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों 0 हो रहा है, x भी 0 y भी 0 रख रहा है तो ऊपर वाला भी सॉल्व हो रहा है, नीचे वाला भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे, ये करेंगे इंटरसेक्ट 0 0 पे करेंगे। 0 0 मतलब ओरिजिन। इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, मुझे नहीं पता लाइन कैसे भागेगा, ऐसे भागेगा या ऐसे, जो भी जैसे ही भागे, पर ये दोनों मिट कहाँ करेंगे, ये दो लाइन एक दूसरे को ओरिजिन पे मिट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो अब कौन सा, एक एलसीएम वाला है, एलसीएम वाला कराना ज़रूरी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन एलसीएम में है, फर्स्ट वाले में रोमन में, छठा एलसीएम में, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लेना, सॉल्व कर लेना, सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.2 का है, कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, दो इक्वेशन दिया है तुम्हें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और तुम्हें एक और इक्वेशन दिया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसमें से तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालने के बाद तुम्हारे पास एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, वो कह रहा है वहाँ पर से m की वैल्यू निकालने। तो इस दोनों को तुम सॉल्व करके x और y निकालोगे, निकालो, बैठ के पॉज करो वीडियो और निकालो, सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, जिससे करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, एलिमिनेशन से करना है, देयर इज नथिंग मेंशनड इन द क्वेश्चन, यू कैन गो एनी वे, ठीक है। एक्स वाई यहाँ से निकालोगे, एक्स वाई की कुछ वैल्यू आएगी, उसको तुम्हें इस इक्वेशन में पुट कर देना है, सॉरी y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट कर देना है। कुछ भी आया, y की वैल्यू 7 आएगी, x की वैल्यू 2 आ गई, कुछ भी आ गई, यहाँ पुट करोगे, दोनों इक्वेशन इक्वेट करोगे और m की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेना। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, अभी मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं स्टिल ले रहा हूँ, 3x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई, मान लो, ठीक है, आ गई 7, मैंने माना है, लेट this is not the solution which I have solved, it is only assumed in order to show you how will you find the answer for m, ठीक है। आ गया, तो y की जगह 7 है, x की जगह पे हमारा 3 है, तो x की जगह पे 3 रख दो और y की जगह पे 7 रख दो,
सॉल्व हो गया। 7 माइनस 3 4 इक्वल टू M3, तो M बराबर क्या आ गया 4/3। तो वही ये कह रहा है कि M की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से करना है, एलिमिनेशन से कर लो। उसके बाद दूसरे वाले y इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट करके M की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। नाउ कह रहा है तीसरे नंबर में फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो देखो 3 वाला क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं इसमें से सॉल्व करूँगा। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, फाइंड देम। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया फुल स्टॉप तक। ना कह रहा है कि 2 नंबर, इतना समझ में आ रहा है 2 नंबर है, कुछ कहा है इसने कि किसी का डिफरेंस कह रहा है और कोई कह रहा है कि 3 टाइम्स है। तो मान लो 2 नंबर, एक ए है और एक बी है। एक ए और बी नहीं लेऊंगा, वरना फिर बोलोगे सर आपने तो ये कांस्टेंट बोला था। एक्स और वाई ही ले लो, सस्ता बिकता है मार्केट में ये दोनों, एक्स और वाई, ठीक है। मान लो पहला नंबर एक्स है, फर्स्ट नंबर, और दूसरा नंबर हमारा वाई है, सेकेंड नंबर। एंड लेट एक्स ग्रेटर देन वाई है, क्योंकि 2 नंबर है, 2 डिफरेंट अगर नंबर है तभी तो उनका डिफरेंस भी पॉजिटिव आ रहा है। तो मान रहे हैं x बड़ा है y से, x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है। ये भी आपको लिखना पड़ेगा वहाँ। एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, एज्यूम या लेट x ग्रेटर देन y, मान लिया x ग्रेटर देन y है। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो x माइनस वाई कितना आएगा 26 आएगा। ये हमारा पहला वाले से इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन। एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। अब एक नंबर दूसरे का तिगुना है तो सीधी सी बात है, जो पहला नंबर होगा वो दूसरे का तिगुना होगा। तो पहला नंबर जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है एक्स, एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ वाई, ठीक है। इतना ही कह रहा है, बस काम ख़त्म। लो एक्स बराबर 3y है, उठा के इसमें पुट कर दो। एक्स की जगह पे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। मतलब दूसरे नंबर की वैल्यू आई जो छोटा था। तो बड़ा कितना होगा, x इज इक्वल टू 3y था, क्योंकि बड़ा नंबर दूसरे का तिगुना था, 39, ठीक है। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करके देख लो, दोनों को माइनस करके देख लो, 26 आना चाहिए ना दोनों का डिफरेंस। 39 माइनस 13, 9 में 3 गया 6, 3 में 1 गया 2, वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलो ये तुम्हारा आंसर था, पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो इसमें लिख दो आंसर, ये हमारा आंसर, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, अच्छा ये तो सिंपल सा था, सिंपल क्या लेना। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री। हाँ इस क्वेश्चन में बस फाइंड देम कह रहा है कि लार्जर जो है वो स्मॉलर से 18 बड़ा है। सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, पढ़े हो गए, ऐसा कोई बड़ा इसमें तोप नहीं है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका सम कितना होता है 180 होता है। मान लो 2 तुम्हारे पास एंगल, अल्फा बीटा नहीं लेता हूँ वरना थीटा ले लेता हूँ मैं, θ1 और θ2, ठीक है। एक एंगल θ1 है और दूसरा एंगल θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 कितना होगा 180 होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसा दिखता है, ये 180 डिग्री है। तो एक एंगल ये θ1 है हमारा और ये एक एंगल θ2 है, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180 होता है, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक एंगल जो बड़ा वाला है वो दूसरे से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो इसमें तुम्हें एक ही इन्फॉर्मेशन दी है, 2 इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए बस यही है कि वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है मतलब तुम्हें यहाँ दूसरा ये ऑटोमेटिक तुम्हें पता होगा, यहाँ पे ये लिखा नहीं है कि दोनों सप्लीमेंट्री, सम 180 होता है। तो पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन वही होगा θ1 ग्रेटर देन θ2 है। नहीं θ1 क्यों लेना है, डायग्राम के हिसाब से θ2 बड़ा है ना, θ2 बढ़ा लो, ठीक है। θ2 बड़ा है θ1 से, तो θ2 माइनस θ1 क्या होगा 18 होगा, यही इक्वेशन है, ठीक है। चलो 2 इक्वेशन हो गए, पहला और दूसरा, सॉल्व कर लो θ1 θ2 के लिए ना। हाँ 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर इसी एक्सरसाइज का 5वां नंबर क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप समझ में आ रहा है मुझे इतना, इसमें कहा है कि एक फ्रैक्शन है मेरे पास। फ्रैक्शन कैसा दिखता है, ऊपर कुछ नंबर होते हैं और नीचे एक नंबर होता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कुछ है हमारे पास, अब मुझे नहीं पता क्या है फ्रैक्शन। मान लिया x/y मेरा फ्रैक्शन है, लेट ये मेरा फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन जो जो कहते जा रहा है स्टेप वाइज करते जाओ,
कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, वो 9/11 हो जाता है इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ूंगा और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ूंगा, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ठीक है, चलो ये एक काम मैंने कर लिया अपना। दूसरा, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर 2 की जगह मैंने 3 जोड़ा होता, कितना, अगर 2 की जगह मैंने 3 जोड़ा होता ऊपर और नीचे, तो ये इक्वेशन हो जाता मेरा 5/6। कह रहा है एक्स और वाई निकालने। हमेशा मैंने कहा है अगर तुम्हारे पास 2 वेरिएबल हैं तो तुमको कम से कम कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, 2 इक्वेशन। क्या हमारे पास 2 वेरिएबल है, कौन है हमारा 2 वेरिएबल, एक्स और वाई। कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, तो ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। ठीक है, चाहे जैसे भी हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है करने, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है करने, कर दो जल्दी से। 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। ठीक है, चलो सारे इक्वेशन को मतलब x और y एक तरफ रखो और बाकी जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ रखना है, रख लो, नहीं तो इधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22 इज इक्वल टू -4। ये हमारा पहला इक्वेशन है। उसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे में 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। ठीक है, तो 6x - 5y इज इक्वल टू -3। दूसरा इक्वेशन आ गया, तो यही था इसमें भी। तो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। एक्स और वाई नहीं आएगा, बताओ, एक्स और वाई आएगा तो फ्रैक्शन नहीं पता चलेगा। बोल रहे ना फाइंड द फ्रैक्शन, एक्स और वाई यहाँ से सॉल्व करके निकालोगे, कुछ निकलेगा वैल्यू, 4/4 निकलेगा, 3 निकलेगा, जो भी निकलेगा वैल्यू निकाल लेना, उसमें कोई तोप नहीं है अब। ठीक है, जो भी निकलेगा x/y करके बता देना कि ये हमारा फ्रैक्शन था। ठीक है, चलो हाँ ये क्वेश्चन देखो, 6ठा नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूँ ये करना कैसे है। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago जैकोब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर परसेंटेजेस। पहला काम पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पढ़ लिया है। मैं ये हर बार बोलूँगा, इतना बार बोलूँगा ना कि जब एग्जाम में बैठोगे तो पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना करोगे नहीं सॉल्व। क्योंकि जब तुम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पहुँचोगे या कहीं भी पहुँचोगे तो तुम क्वेश्चन पढ़ोगे और जैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करोगे पाई की वैल्यू ले लोगे 22/7। बाद में तुम क्वेश्चन जब पूरा पढ़ोगे तो लिखा होगा टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। फिर तुम पूरा कैलकुलेशन काटोगे और फिर से कैलकुलेशन करना शुरू करोगे। इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन एंड तक, जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाए बिल्कुल मत रुकना। उसने जो जो बोला है पहले देख लेना, उसकी बात सुन लेना, फिर कैलकुलेशन करना शुरू करना, वरना ऐसे टाइम वेस्ट होता है। ये सब क्या है, टाइम वेस्ट होता है इससे। और टाइम वेस्ट वहाँ करोगे तो फिर हाथ में पसीने आएंगे, पक्के आएंगे, लगेगा सॉल्व भी नहीं हुआ, टाइम भी बर्बाद हो गया, फिर से करना पड़ेगा और उसका फ्रस्ट्रेशन निकलेगा दूसरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो जितना एक्सपेरिमेंट करना है अभी ही करना है, एग्ज़ाम में नो हीरोगिरी। ठीक है, एग्ज़ाम में बस जो लिखा करते जाओ, वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, सब अभी ही करके जाएंगे एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एज वेज की बात कर रहा है, एक उसका फादर है, एक उसका बेटा है। तो कह रहा है कि 5 साल बाद और 5 साल पहले कुछ ऐसा वैसा था। ठीक है, तो मैं इसको विजुअलाइजेशन तरीके से बताता हूँ पहले। ठीक है, हमारे पास 3 स्टेज है इसमें, 3 स्टेज है। एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर, एक है पास्ट। ठीक है, ये लाइन बना लेना ऐसे क्वेश्चन में, एज वाले क्वेश्चन में तुमको ऐसे लाइन बनानी है। ठीक है, अब ये लाइन बनाने का फ़ायदा है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तुम इसमें कभी गड़बड़ी नहीं करोगे कि क्या होगा नहीं होगा, ये सिंपल रियल लाइफ चीज़ें होती है। ठीक है, कह रहे कि प्रेजेंट एजेस हमारे पास 2 हैं, कौन, एक जैकोब है और उसका एक बेटा है। ठीक है, जैकोब है और उसका बेटा है। ठीक है, सन। मान लो जैकोब की एज अभी x है और उसके बेटे की एज y है, मुझे नहीं पता, प्रेजेंट माना है मैंने। कह रहा है 5 years hence द जैकोब एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। सीधी सीधी बात है, 5 साल बाद, 5 साल बाद, ये 5 years की बात करें, 5 साल बीत गया, सीरियल में बीतता है ना, 20 साल बाद दिखाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हीरो एकदम 50 करोड़ की कंपनी खोल के आता है, धीरे धीरे चलते चलते जहाँ जहाँ गिरता है उठता है, जो भी होता है। ठीक है, 5 साल करते करते वो अपनी 500 करोड़ की कंपनी बनाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इसका क्या हुआ है, 5 साल बाद, 5 years लेटर,
क्या होगा, इसकी 5 साल बढ़ जाएगी और इसकी भी 5 साल बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेकिन 5 साल कह रहा है 5 ईयर्स एगो, 5 साल एगो की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, 5 साल एगो क्या होगा, किसी का भी 5 साल घट जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं अभी 20 ईयर्स का हूँ तो 5 साल पहले मैं कितना गाऊँगा, मतलब 2026 में, 2021 में कितना कहूँगा भाई, ऑब्वियस सी बात है 15 साल कहूँगा। सीधी सीधी बात है, इसमें तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल है ये। तो अब क्या कह रहा है, 5 ईयर्स हैं द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकोब का एज क्या है, ये जो है जैकोब का एज उसके बेटे के एज का, उसका बेटा का एज ये है, कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मतलब x + 5 जैकोब का एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा कह रहा है ये कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 7 गुना था। मतलब x - 5 जो जैकोब का एज है वो उसके बेटे के एज से, बेटा का एज कितना था 7 साल पहले, y - 5 था, y + 5 नहीं, 7 गुना था, ठीक है। 2 इक्वेशन बन गया। अब ये इतना आसान क्यों हुआ, वो हुआ इस डायग्राम की वजह से। ये जो हमने डायग्राम बनाया था ना, ये जिसमें हमने प्रेजेंट के नीचे प्रेजेंट लिखा, फ्यूचर के नीचे फ्यूचर लिखा और पास्ट के नीचे पास्ट। जब भी एज वाला क्वेश्चन आए मैं हमेशा बोलूँगा ऐसे ही बनाना, ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। देखो दिख रहा है ना, फ्यूचर में तुम आगे बढ़ते हो, पास्ट में तुम पीछे जाते हो, प्रेजेंट तुम्हारा बीच में है, 5 साल इधर गए, 5 साल इधर गए, तो एक्स में 5 साल अगर फ्यूचर में जाएंगे तो ऐड करेंगे, एक्स में 5 साल पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। अगर तुमने उठाया है माइनस वाला तो उसमें भी तुम सन का भी माइनस ही उठाओगे, ठीक है, जो वो कह रहा है कि 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 2 इक्वेशन है, बताओ नहीं होगा इसमें एक्स और वाई सॉल्व? 2 इक्वेशन है, एक्स और वाई सॉल्व हो जाएगा, कैन बी सॉल्व्ड ईजिली, ठीक है। जो मेथड यूज़ करना है कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सो सिंपल, ठीक है, जो निकलेगा कर लेना। लेकिन वो इम्पोर्टेंट था ये डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम एग्जाम में बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला, ये बनाने पर फ़ायदा क्या होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, ही विल रीड द इमेजेस बिफोर योर कैलकुलेशन। इमेज देखते हैं उसको समझ में आ जाएगा, इतनी मतलब कन्वीनियंट, जो चेक करने वाला है इसको जितना आसानी दोगे ना उतना ज़्यादा नंबर देगा वो, ठीक है। ये डायग्राम एग्जाम में बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख देना वहाँ पे, लेकिन बाद में भी लेट परसेंटेज ऑफ जैकोब बी एक्स, लेट परसेंटेज ऑफ सन बी वाई। तो 5 साल पहले और 5 साल बाद की कहानी जो है वो आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। क्योंकि आजकल उनको भी यही मतलब डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको बच्चे की इंटेलेक्चुअल्स देखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं देखना कि रट के कोई आया है तो मतलब उसको भी नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। रट के भी आया तो सही बनाया तो आएगा ही नंबर, ऐसा थोड़ी ना कि उसका नंबर काट लेंगे। चलो एलिमिनेशन मेथड, अब एलिमिनेशन मेथड पे आ रहा है एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। इसमें भी क्या ही नया होगा, मैं वर्ड प्रॉब्लम पे ही कूद जाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। चलो वर्ड प्रॉब्लम, एलिमिनेशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 है अपना। आजकल तो सारे क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल ही चेक करते हैं बच्चों के, ठीक है। आपकी ब्रेन की पूरी मैपिंग करा देते हैं, ब्रेन मैपिंग, ठीक है। इंग्लिश के भी क्वेश्चन रट्टाफिकेशन वाले नहीं आ रहे हैं, एसएसटी के भी नहीं आते आजकल, वैसे एनालिसिस बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो जितनी अच्छी समझदारी होगी उतना बेटर है आपके लिए ना। अब हम इसमें भी एक्सरसाइज 3.3 पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले वाले में तो डायरेक्ट इक्वेशन दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरे वाले पे कूदते हैं। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, दूसरे वाले में पहले में क्या बोल रहा है, मतलब फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग फ्रॉम फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कैसे करना है। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। देखना अब यहाँ पे है क्या, ठीक है। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, ठीक है। वही कहानी है, कुछ x/y की कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है, हमने इसमें कुछ ओल झोल किया है ऊपर नीचे, ठीक है। कुछ भी ओल झोल ऊपर नीचे किया, हमारा कुछ बन गया है, ठीक है। दोनों बार में हमने कुछ करा है, तो कह रहा है कि बताओ x/y क्या है। इतना समझ में अभी तक मुझे आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने से। अब एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, दोबारा। अब दोबारा जब पढ़ेंगे अच्छे से लिखेंगे भी। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, मान लिया x/y मेरा फ्रैक्शन है, ठीक है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, 1 ऐड कर दिया भाई न्यूमरेटर में, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, अब ध्यान देना, रिड्यूसेस टू और रिड्यूसेस बाय में बहुत अंतर होता है। रिड्यूसेस टू लिखा होता है कहीं पे, रिड्यूसेस बाय लिखा होता है कहीं पे, ठीक है। कैच है ये टू और बाय प्रीपोजिशन, ठीक है, थोड़ा खतरनाक होता है। रिड्यूसेस टू मतलब समझ लो, कोई चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, वो रिड्यूस हो गई यहाँ तक, ठीक है, यहाँ ये पहुँच गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, इसको बोलते हैं ये रिड्यूसेस टू इतना। ये 5 था, ये 2 है, तो कह रहे हैं कि 5 रिड्यूसेस टू 2, वो 2 पर पहुँच गया है। लेकिन ये कितना रिड्यूस हुआ है, ये 3 है, इसको बोलते हैं बाय 3, रिड्यूसेस बाय 3, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है रिड्यूसेस टू 1, मतलब वो फ्रैक्शन 1 हो गया, लेकिन लिखा होता है रिड्यूसेस बाय 1, मतलब वो घट के कितना घटा है, उसमें 1 घटा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, रिड्यूसेस टू लिखा है, रिड्यूसेस बाय लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा, इसको मैं रहने देता हूँ ना, क्यों मिटा रहा हूँ मैं, चलो काम का ही चीज़ है, ख़राब तो कुछ है नहीं इसमें। चलो, ये रिड्यूसेस टू 1 लिखा है, मतलब ये 1 हो गया है, इसकी फाइनल वैल्यू पे ये 1 पहुंच गया है। लिखा होता है रिड्यूसेस बाय 1, मतलब ये 1 से घटा है, ठीक है, 1 कदम ये नीचे गिरा है, लेकिन कह रहा है कि ये फाइनल ही 1 पे पहुंचा है, रिड्यूसेस टू, ठीक है। तो रिड्यूसेस टू जो वर्ड है यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, एग्जाम में हो सकता है बाय लिख के आया हो और इतना ध्यान नहीं दो तुम, तो वो गलत हो सकता है, मतलब वही बात है इंग्लिश, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है ये, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि ये फ्रैक्शन 1/2, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगा इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 इक्वेशन है, ये पहला, ये दूसरा, नहीं होगा सॉल्व एक्स और वाई से, कुछ नहीं, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक्स और वाई को एक साथ ले आओ, एक साइड में ले आओ, उसके बाद 2 इक्वेशन जो भी हैं उनको एलिमिनेशन से कर लो, क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन से इसने बोला है सॉल्व करने। अदरवाइज अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला होगा तो अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। अब देखो 5 years एगो, दूसरा क्वेश्चन, 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। मैं हमेशा वही, इस क्वेश्चन में भी वही मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये डायग्राम मैं बनाऊंगा, ये डायग्राम जिसमें मैं बोलूँगा ये प्रेजेंट है मेरा, ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरा पास्ट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे सोनू बैठे हैं और नूरी बैठी है, सोनू का एज x है और नूरी का y है, मान लिया। अब क्या कर रहा है, 5 years एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले, चलो अतीत में, नूरी वाज, चलो 5 साल पहले सोनू कितना होगा, x-5 होगा, और नूरी कितनी होगी, y-5 होगी, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी जो है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू से तिगुनी है, तो नूरी हमारी कौन है, y-5 है, ठीक है। तो नूरी जो है वो सोनू की तिगुनी है, 3 times है, तिगुना बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, 3 times ऑफ सोनू। 10 years लेटर, चलो भविष्य में चलते हैं, फ्यूचर में, 10 years लेटर 500 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, x+10 और y+10, यही होगा, किसी का भी 10 साल बाद 10 साल एज जुड़ जाएगा। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, अब नूरी जो होगी वो, नूरी का एज कितना है, y+10 है, 10 साल बाद वो सोनू की दोगुनी होगी, सोनू का एज कितना है, x+10, 2 इक्वेशन 2 सॉल्यूशन। देखो ये बहुत ईजी है, किसी को भी इक्वेशन दे दूंगा वो सॉल्व कर लेगा अब, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है ये फेज पार करना है, ठीक है, ये लिखना और ये पहचानना, ठीक है, इससे कभी गलती नहीं होगी, क्लियर कट तुम्हारे कॉपी में जब वो बनेगा तो तुम वही चीज़ लिखोगे और फंसोगे नहीं पेज में कि ये क्या लिखना था और ये क्या लिखना था, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, चलो कौन सा, तीसरा नंबर, वर्ड प्रॉब्लम ही बेस्ट है, मैंने बोला था ना एक क्वेश्चन पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर देता है, देखो अच्छे क्वेश्चन पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज करा देगा तुम्हारा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। देखो कुछ, अब क्या कह रहा है, तुम्हारे पास कुछ नंबर है, कोई भी होता है ना नंबर, 2 डिजिट का नंबर 79 है,
87 है, 76 है, 54 है, 63 है, 12 है। क्या है? ये 2 डिजिट के नंबर हैं ये सब, ठीक है। तो इसमें से 1 डिजिट ये होता है और 1 डिजिट ये है। 2 डिजिट है हमारे पास, देखो सब में 2 डिजिट हैं। कलर चेंज कर देता हूँ। सब में हमारे पास 2 डिजिट हैं, है हमारे पास 2 डिजिट सब में। अब इसमें से कैच क्या है, ठीक है। किसी भी नंबर को हम तुमने ये बचपन में पढ़ा है, उसी का यहाँ काम आएगा, बस याद नहीं आता है, ठीक है। वो याद नहीं आता है तो अब याद दिलाएंगे। 76 को कैसे लिखते हैं? 70 + 6 बोलते हैं ना। ये टेंस प्लेस पर है इसीलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वंस प्लेस पर है इसीलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद है? ये करते थे बचपन में। 63 को लिखते थे 6 × 10 + 3 × 1। वंस वाले को 1 से, टेंस वाले को 10 से, 100 वाले को 100 से, और जो यहाँ है 1000 से। वैसे काम चलेगा। तो आज 2 डिजिट का बोला है, कल को 3 डिजिट का बोल देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 वेरिएबल में हो जाएगा, पर वो नहीं आएगा, ठीक है। दो डिजिट वाले ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 वेरिएबल नहीं आएगा। हायर क्लास में आएगा तो आना होगा तो आएगा, ठीक है। चलो, तो इतना इसमें ज्ञान रखना थोड़ा सा ना। अब कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, मान लो एक्स वाई मतलब 53 हो सकता है, 73 भी होता है, एक्स की जगह पे 7 हो सकता है, वाई की जगह पे 6 होता है, कुछ भी हो सकता है। 2 डिजिट का नंबर मैंने मान लिया। लेट, ये मेरा 2 डिजिट का नंबर है जिसमें एक्स जो है वो टेंस प्लेस पर है। टेंस कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं इसमें। अब मेरा टेंस की स्पेलिंग नहीं पता सर, आपको तो आती नहीं इंग्लिश और हमें सिखाओगे, ठीक है। जो भी है देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेंस पोजीशन पर है और वाई जो है वो वंस पोजीशन पर है, ठीक है। चलो, ये स्पेलिंग देख लेना, मुझे पता नहीं है, गलत लिखा हूँ मुझे लग रहा है, ठीक है। तो टेंस और वंस पोजीशन पर है ये हमारा। तो अगर मैं एक्स और वाई मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगा? एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और वाई को 1 से करूँगा। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, अगर कोई दिक्कत हो रहा हो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो उसके दोनों डिजिट को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरा 9 आएगा सम। मतलब x + y अगर मैं कर दूंगा तो मेरा आएगा क्या? 9 आएगा। ये मेरा पहला इक्वेशन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ 3रा नंबर पे, ठीक है। अब मैं पहुँचा हूँ, ये तो मैंने लिख के बताया कैसे लिखते हैं, ठीक है। x + y = 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो मेरा नंबर था एक्स वाई, इसको मैं 9 टाइम्स करूँगा, ठीक है। वो क्या होगा? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो ये मेरा एक्स वाई था, इसको जब मैंने रिवर्स किया तो वाई एक्स बन गया, ठीक है। मतलब एक्स की जगह पे वाई लाया और वाई की जगह पे एक्स लाया। तो क्या है ये कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर का 9 है। कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स करना है। जब 9 टाइम्स करोगे, ध्यान रखना ये नंबर लिखोगे कैसे? 10x + y। देखो, टेंस वाले को क्या करेंगे हम? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 टाइम्स कर दिया इस नंबर का। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जब ऑर्डर रिवर्स किया है तो हमारा क्या है? 10y + x है। और इस नंबर को जब दोगुना करेंगे तो इसके बराबर आएगा। ये कह रहा है ये इक्वेशन हमारा। दूसरा इक्वेशन ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे कैच किया था कि नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हैं। तो एक्स वाई को 10x + y और वाई एक्स है तो 10y + x, ठीक है। तो ये लिखने आता है सबको, बस याद नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। तो अब सिंपल है, एक इक्वेशन यहाँ पर है तुम्हारे पास, देखो ये इक्वेशन ये रहा, x + y = 9। सब्स्टिट्यूशन कर लो, एलिमिनेशन कर लो, जो करना है कर लो। यहाँ पे एलिमिनेशन बोला है तो एलिमिनेशन से ही करना, ठीक है। चलो, x और y कर लेना। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है। 90x + 9y = 20y + 2x, ठीक है। 90 - 2x 88x, ठीक है। 9y - 21y = 11y = 0, ठीक है। ये बन गया तुम्हारे पास। और दूसरा इक्वेशन x + y = 9 है, x + y = 9 है, ठीक है। इस वाले को पूरे को दूसरे वाले इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देना और इस वाले को 1 से कर देना। इसको करना है 1 से मल्टीप्लाई, देखो 1 से, और इस वाले को कर देना 11 से, ठीक है।
तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, यही रह जाएगा। ये 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99 आ जाएगा। अगर साइन ऑपोजिट है जिसको तुम एलिमिनेट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड ही कर दो। लो ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। 819x 819x और 11y माइनस 11y 0 हो गया इज इक्वल टू 99। x की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट कर दो किसी में भी। x प्लस वाई इजिकल टू 9 है अपना, तो y इजिकल टू 9 माइनस एक्स, तो x इजिकल टू 9 माइनस 1 इजिकल टू 8, ठीक है। सॉरी 18 क्यों लिख दिया मैंने, इतना 8 आया। तो मेरा नंबर क्या आया, 18 आया, जहाँ x की जगह 1 है और y की जगह 8 है, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, कर लो। देखो इन दोनों का सम कितना होता है, x प्लस वाई 9 होता है, हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, इस नंबर का 9 टाइम करो, 18 पंचानबे 18 पंचानबे 18 नमा 62 से 162। मैं हिंदी में टेबल पढ़ता हूँ यार, ठीक है, हंसना मत, ठीक है। 162 हो गया, इसको रिवर्स करेंगे 81 हो जाएगा। 81 को 2 टाइम्स करो 162 होता है ये दोनों इक्वल, कोई दिक्कत। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो हमारा एनसीईआरटी पूरा का पूरा मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है। अब मैं कूदूंगा पीवाईक्यू पे, ठीक है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, सैम्पल पेपर पे नहीं, पीवाईक्यू पे, ठीक है। पीवाईक्यू मैं कराऊंगा, ठीक है। चलो